हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी लव एंड रिवेंज का लास्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों ने इस स्टोरी को पसंद किया होगा एंड एंजॉय भी किया होगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी मेरे चैनल पे जाके इस पूरी स्टोरी को सुने ताकि आप लोग फुली एंजॉय कर सकें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे जा ही रहे हैं तो एक कमेंट भी कर देना एंड सब्सक्राइब से ज़रूर ही कर देना। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो अपने चेस्ट पे अपना हाथ रख लेता है एंड विंग के साथ बिताए हुए उन हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगता है और वो उन्हीं में खो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में सोया हुआ था एंड उसके डोर पे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। वांग जी जो नींद में उठकर अपना डोर ओपन करता है तो वहाँ लैन से चैन खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वांग जी जो कहता है, गगा आपको क्या हुआ है? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। आज मैं और जियांग चेंग मार्केट गए थे। अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। लैन सिचेन एंड जियांग चेंग ग्रोसरीज का थोड़ा सामान लेने के लिए मार्केट गए हुए थे। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। तभी वो दो लोगों की कन्वर्सेशन सुनते हैं। उनमें से एक पर्सन जो बोल रहा था, तुम्हें पता है हीलिंग माउंटेन्स पे कोई आया हुआ है? हाँ, और रूमर्स फैली हुई हैं कि वो कोई और नहीं विभूषियान है। एंड तभी दूसरा बोलता है, हमें क्या, मुझे तो खुशी होती अगर वो मॉन्स्टर कभी लौटता नहीं। रहने दो, हमें क्या करना है, चलो हम अपने काम पर चलते हैं। एंड ये सुनकर लैन सिचैन एंड जियांग चेंग शॉक रह गए थे। उन लोगों ने और भी लोगों को बातें करते हुए सुने। सारे लोग यही बातें कर रहे थे कि कल से हीलिंग माउंटेन के ऊपर कोई आया हुआ है। और उससे सुनने के बाद सीधे जियांग चेंग वांग जी के पास आ गए थे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जब वांग जी ये सुनता है तो वो एक सेकंड के लिए तो स्टन रह गया था और अपने ब्रदर की तरफ देख तो बोलता है, गगा आप फिर से मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज़ गगा, मैंने कितनी बार कहा है इस तरीके से मुझसे बात मत किया कीजिए। वांग जी, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम वहाँ कोई है और हमें लगता है वो विभूषियान है। एंड ये सुनकर वांग जी जो अपने ब्रदर के पास और नहीं रुकता और सीधा अपने रूम से निकलकर रन करने लगता है। वो सीधे माउंटेन की तरफ जा रहा था। वो बहुत खुश था। उसके अंदर एक उम्मीद थी वहीं के मिलने की। अब हम दूसरी तरफ माउंटेन के ऊपर देखते हैं। वहाँ पर दो लोग थे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों के फेस पे बहुत गुस्सा था। दोनों ने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे और उनका पावरफुल ऑरा जो बता रहा था कि वो दोनों ही एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारी की हुई हर गलती की आज सजा दूंगा वे रूहान। इतना वक्त से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स तुम्हारी कैद में थे, लेकिन आज मैं ज़रूर कर सकता हूँ। आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन है। एंड तभी वे रूहान जो कहता है, विवुशियान, जब तुम्हारे पेरेंट्स मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम तो मामूली सी चीज़ हो। एंड ये कहकर वह रूहान जो विंग पर अटैक करने लगता है। विंग वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और साथ में ही वह रूहान पे अटैक कर रहा था। वह रूहान जो बहुत पावरफुल था और वो विंग पर भारी पड़ रहा था। विंग की बॉडी पे कई इंजरीज लग चुकी थी। एंड तभी वह रूहान जो एक पावरफुल सा अटैक विंग के ऊपर करता है, जिसकी वजह से विंग जो दूर जाकर गिरता है और उसकी बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं। एंड तभी विंग जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। उसने अपने गोल्डन कोर का यूज़ किया था वह रूहान पे अटैक करने के लिए।
वो जानता था कि इसके बाद हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, उसका बचना नामुमकिन जैसा ही है, लेकिन वो फिर भी अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स के कातिल को मारना चाहता था, इसीलिए वो अपने गोल्डन कोर का यूज़ करके बेरोहान पे अटैक करता है। बेरोहान को भी समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी थी कि आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन है। वहाँ इतनी ज़ोर से धमाका होता है कि आसपास के विलेज में भी उस चीज़ की आवाज़ गूंजती है और पूरा माउंटेन पे रोशनी हो चुकी थी। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है तो वो भी उस धमाके की वजह से दूर गिर गया था। एंड जब वो उठ के खुद को संभालता है किसी तरीके से, तो उसकी नज़र विंग पे जाती है। विंग जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, वो बहुत घायल था। उसकी पूरी बॉडी ब्लड में कवर थी। विंग को इस तरह देखकर वांग जी, जो एक सेकंड के लिए खुद के होश हवास को खो चुका था, उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे इस सिचुएशन में, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभालता है और विंग के पास पहुंचता है। विंग जब वांग जी को वहां देखता है तो वो उसके पास उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद की बॉडी को भी मूव कर पाता। वांग जी जो विंग के सामने अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और उसे अपनी लैब में कैरी करता है, बोलता है, विंग ये सब क्या हो गया, तुमने ये क्यों किया, तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते। एंड वांग जी जो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। उस धमाके की वजह से वह रूहान की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और उस धमाके की आवाज़ सुनकर लैन सिचेन, जियांग चेंग एंड जियांग यानली के साथ लैन कुजैन भी वहाँ पहुँच चुके थे। एंड जब सारे लोग विंग की इस तरह हालत देखते हैं तो वो सभी पूरी तरीके से सरप्राइज रह गए थे। आज तक कोई विंग को छू भी नहीं पाया, लेकिन आज उसकी हालत बहुत ख़राब है। जियांग यानली जब अपने भाई को इस तरह देखते हैं तो वो बस वहीं ज़मीन पे गिर जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी बॉडी जो सुन पड़ चुकी थी, अपने छोटे भाई को इस तरीके से अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देखना किसी भी बहन के लिए इतना आसान नहीं है। जब जियांग चैंग अपने भाई और अपनी बहन को इस तरह देखता है तो उसे नहीं समझ आ रहा था वो किसे हैंडल करे। जियांग चैंग जो जियांग यानली को पकड़ता है और बोलता है, सीजे सीजे प्लीज़ खुद को संभालिए। सीजे अगर आप टूट गई तो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा गगा को, हम यहाँ पर डॉक्टर को बुलाएंगे, हम उनका इलाज कराएंगे, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। जियांग यानली जो लेंस जियांग चैंग को देखते हुए बोलती हैं, चैंग कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसी दिन के लिए उसे रोकती थी, मैं बोलती थी कि ये सब गलत है, भूल जाओ जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, लेकिन उसे हमेशा खुद की करनी होती है। लेंस चैंग जब अपने भाई को देखते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वांग जी की बॉडी जो पूरी तरीके से सुन पड़ चुकी थी, थोड़ी देर पहले जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन अब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। उसकी आंखों से बहने वाले वो आंसू वो भी थम चुके थे और वांग जी की गोद में पड़े हुए विंग की अब तक डेथ हो चुकी थी। उसकी जो थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी वो भी थम चुकी थी। जियांग यानली जब अपने भाई को इस तरीके से अपने सामने बेजान पड़े हुए देखते हैं तो वो अपने होश खो देती हैं और वहीं अनकॉन्शियस हो जाती हैं। जियांग चैंग की गोदी में उसकी सीजे अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई थी। उसके सामने उसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किस तरीके से अपनी फैमिली को संभाले जो टूट रही है अभी। तभी लेन सिचेन जो वांग जी के पास जाते हैं, वांग जी को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी कोई मूवमेंट नहीं करता। और अब धीरे धीरे वांग जी की गोदी में पड़े हुए विंग की डेड बॉडी जो कुछ पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर वहाँ से डिसअपेयर होने लगी थी और उसी के साथ वांग जी की बॉडी भी एक स्टैचू में कन्वर्ट होने लगी थी। और जब से चैन अपने भाई को इस तरीके से देखते हैं तो उन्हें समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी थी कि उनके भाई ने अपनी पावर्स को सील कर दिया।
अपने गोल्डन कोर को पूरी तरीके से सील कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक पत्थर में बदल गई है, वो एक स्टैचू बन चुका है। दूसरी तरफ लेन कुरैन जब अपने बच्चों को इस तरीके से देखते हैं तो वो टूट जाते हैं। उन्हें लग रहा था वो इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार वो हैं। अगर उन्होंने कभी भी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन उन्हें कभी नहीं देखना पड़ता। ये सोच कर लैन कुरैन के हाथ से उनकी तलवार गिर जाती है। जब लैन सिचेन की नज़र अपने अंकल पे जाती है तो तुरंत अपने अंकल को जाकर संभालते हैं। लैन कुरैन जो बोलते हैं, ये सारी गलती मेरी है। अगर मैंने उस दिन सारी चीज़ें समझने की कोशिश की होती, मैंने शुरू से ही उन दोनों की दोस्ती पे सवाल उठाए। जब उस दिन अटैक हुआ तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें जियांग फेमियान ने करवाई हैं। मुझे हमेशा से उनकी दोस्ती पे डाउट हुआ करता था और इसीलिए जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैंने इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार जियांग फेमियान को बैठा दिया। मैंने कभी हीलिंग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की ही नहीं। ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही हैं। आज वांग जी की हालत ये मेरी वजह से है। आज मेरा परिवार मेरी गलतियों की वजह से टूट रहा है। लन सिचेन जिन्हें नहीं समझ आ रहा था वो क्या करें। उनके अंकल की पहले से तबीयत खराब रहा करती थी और आज वो अपने परिवार को इस तरह टूटते हुए नहीं देख पा रहे थे। जियांग चैंग जिन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका भाई जिसकी डेथ हो चुकी है और दूसरी तरफ लैन सिचेन जब सारी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। उनका भाई जिन्होंने अपने प्यार के लिए खुद को पूरी तरीके से एक स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया है और उनका ब्रदर इन लॉ जो अब पूरी तरीके से इस दुनिया से गायब हो चुका है, जिसे वो सीजे कहकर बुलाती हैं, वो अनकॉन्शियस होकर उसके ही हस्बैंड की बाहों में पड़ी हुई है। उसका हस्बैंड जो आज इस कदर टूट चुका है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा है वो अपनी बहन को संभाले या खुद को। और दूसरी तरफ उसके अंकल जो हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे हैं। लैन सिचेन उनकी भी आंखों से आंसू आ गए थे अपने परिवार को इस तरह देखकर। वो खुद से बोलते हैं, आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है एक गलती किस हद तक हमें ले जा सकती है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। आसपास के राज्य के सारे ही एम्परर आए हुए थे। वहाँ पर लेन कुरैन की डेड बॉडी थी। लेन कुरैन ने खुद को इस हद तक सताया, इस हद तक जिम्मेदार माना कि टेंशन और बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने गिल्ट में खुद की जान दे दी। वहाँ पर लेन कुरैन की बॉडी के पास में लैन सिचेन जियांग चैंग भी खड़े हुए थे, लेकिन जियांग यानली वहाँ नहीं थी क्योंकि जियांग यानली अब तक होश में नहीं आई थी। उनसे अपने भाई की ऐसी हालत नहीं देखी गई और वो कोमा में चली गई। फाइनली सारी चीज़ें होती हैं और लैन कुरैन की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है और ऐसे ही टाइम, महीने, हफ्ते और साल बीतने लगते हैं। सदियों और युगों बीत चुके थे। अब दुनिया विकसित हो चुकी थी। गुसू जो कभी एक राज्य हुआ करता था अब वो एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका था। लोग मॉडल हो चुके थे, सोच मॉडल थी। लड़ाई झगड़े नफ़रत आज भी थे लोगों के बीच। हिस्ट्री जो बदल चुकी थी। लोगों के बीच बहुत सी गलतफहमियां थीं। और अब हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं। एक क्लासरूम में एक प्रोफेसर जो सारे स्टूडेंट्स से बोल रहे थे, आज हम हीलिंग माउंटेन जाएंगे। वहाँ पर हम घूमेंगे फिरेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें जानेंगे। एंड तभी एक लड़का बोलता है, सर वो हीलिंग माउंटेन जहाँ पर लान वांग जी का स्टैचू है, हाँ हम वहीं जा रहे हैं सुयांग। एंड अब हम दूसरे सीन में देखते हैं टीचर जो अपने क्लास के सारे स्टूडेंट के साथ वहाँ पहुँच चुके थे और वो सबको बता रहे थे कि ये वही माउंटेन है जहाँ पर लन वांग जी ने अपने हस्बैंड विवुशियान की जान ली थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। एंड तभी उनमें से एक पर्सन की नज़र वहाँ पे थोड़ी दूर बने हुए एक स्टैचू पे जाती है। वो स्टैचू इस पोजीशन में बना हुआ था जैसे उसने कभी खुद की लैब में किसी को हक किया हो। वहाँ पर एक लड़का जाता है तो वो देखता है
वो स्टैचू एकदम रियल लग रहा था, एक ह्यूमन की तरह। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टैचू था। एंड तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी मैं क्लास को यूँ घुमाने के लिए ले जाया करूँ तुम इधर उधर मत जाया करो। एंड तभी जान चुप बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट देखिए ना, ये स्टैचू एकदम रियल लग रहा है, तुम उससे दूर रहो। और हाँ, या किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, इधर आओ। एंड जब जान अपने सर की इस तरह की वॉइस सुनता है तो वो सीधे वहाँ से चला जाता है। एंड जान के वहाँ से जाने के बाद अचानक से उस स्टैचू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उस स्टैचू से आवाज़ आती है, चलो विंग, इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, दफन करते हैं हमारे प्यार को इन पन्नों में। तुम्हारी नफ़रत ने मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं दी जितने लोगों के सवाल देते हैं। हमारा प्यार कैसा था ये हम जानते हैं। लोग कहते हैं मैं कातिल हूँ तुम्हारा, तुम्हारे इंतज़ार में सदियों बिता दिए हैं। लोग सवाल उठाते हैं मेरी मोहब्बत पे, तुम्हारी नफ़रत से सवाल कम नहीं हो जाते हैं। चलो आज इस राज को यहीं दफन करते हैं, हमारी कहानी को इन पन्नों में दफन करते हैं। चलो वी, आज इस प्यार को यहीं ख़त्म करते हैं, इस कहानी को इन पन्नों में, इन पहाड़ियों में दफन करते हैं। अब और इंतज़ार तुम्हारा नहीं मुझसे होता है, अब और इंतज़ार तुम्हारा मुझसे नहीं होता है। तुम्हारी वो गुस्सा मैं पूरी ज़िंदगी सह सकता था, पर तुम्हारी ये मोहब्बत मुझसे नहीं सही जाती है। लोग सवाल उठाते हैं मेरी मोहब्बत पे, कातिल तुम्हारा मुझे बताते हैं। कातिल तो तुम थे ना मेरे, आज तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोहब्बत तुमसे करता हूँ। पर छोड़ो भी ना इन सारी बातों को, चलो आज इस कहानी को इन पन्नों में दफन करते हैं, इस प्यार को हम ख़त्म करते हैं, इस राज को हम राज ही रहने देते हैं, इन सवाल को हम सवाल ही रहने देते हैं। चलो वीन, आज इस मोहब्बत को यहीं ख़त्म करते हैं, हमारी इस कहानी को इन पन्नों और इन पहाड़ियों में यहीं दफन करते हैं। एंड इसी सीन के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो। आई नो इस स्टोरी की एंडिंग बेस्ट नहीं थी, पर कुछ कहानियाँ और कुछ प्यार अधूरे होने के लिए ही होते हैं। और गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ऐसी ही अमेजिंग इमोशन और रोमांटिक सी स्टोरीज़ को सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अमेजिंग सी स्टोरीज़ आप तक पहुँच सकें। एंड मैं सच में कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी स्टोरीज़ को वाकई में इन्जॉय करते हैं या नहीं। मतलब आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, और व्यूज वो तो आ ही नहीं रहे हैं कितने टाइम से, शायद 1.5 महीना हो गया होगा। मैंने कभी आप लोगों से शिकायत नहीं की, पर सच में अब मैं शिकायत कर रही हूँ। प्लीज़ यार, इस तरह भी ये मत किया कीजिए, मुझे बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में, और एक स्टोरी लिखने में तो और ज़्यादा ही। एक ऑथर होने के नाते तो मुझे पता ही है कि कितना ज़्यादा माइंड लगाना पड़ जाता है, और तबीयत ख़राब होने के बाद भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। आज मेरे यहाँ बारिश हो रही है जिस वजह से मेरा गला ख़राब हो गया है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप तक स्टोरी लानी होती है। लेकिन आप लोग मेरे एफ़र्ट्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। मुझे बहुत सैड होता है, सैड वाला फ़ील होता है, हर्टेड फ़ील होता है, और मुझे लगता है कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते ही नहीं हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं इस सैडनेस को भूल कर हैप्पी हो जाऊं, तो एक कमेंट कर देना। आपका एक कमेंट किसी के फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ सकता है, और आपका एक सब्सक्राइबर ना मुझे मदद कर सकता है थोड़ी सी आप तक स्टोरीज़ लाने में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड वंस अगैन मैं उम्मीद करूँगी कि बहुत इंजॉय किया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे किसी नई स्टोरी में। एंड अगर आपके पास कोई स्टोरी है अच्छी सी तो आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, एंड अपनी राय दे सकते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए। तो गुड बाय, बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, आई लव यू फ्रेंड्स।